अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। आज साल 2022 का आखिरी दिन है। मैं इस उम्मीद के साथ कि आपका ये साल अच्छा गुजरा होगा और आने वाला साल अल्लाह ताला आपके ऊपर मज़ीद करम और फजल फरमाएंगे। आज के ब्लॉग के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे उससे पहले मेरी रोज़ाना की तरह की एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक मेरे ब्लॉग्स और वीडियोज़ बर वक्त पहुँच सकें। आज के ब्लॉग में सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारी अदालतें और बाकी तमाम तर इदारे जो हैं वो अपनी ताकत शो करने के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। हुआ कुछ इस तरीके से है कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने कल एक फ़ैसला दिया था 30 दिसंबर को। फ़ैसला कुछ इस तरीके से था कि इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवाने थे। ये इंतखाबात पीटीआई के दौर के अंदर भी इनको डिले किया गया था। उसके बाद ये हुकूमत जब आई तो पिछले 4-5 माह के अंदर बहुत सारी डेट्स दी जा चुकी थी। अब जब ये इंतखाबात की फ़ाइनल डेट आ चुकी थी तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने बड़ी जल्दबाजी के अंदर कुछ कानून साजी की, और कानून साजी कुछ इस तरीके की थी कि इस्लामाबाद की जो बल्दियाती नशिस्तें हैं वो 101 से बढ़ाकर 125 के करीब करना थी। एक्सक्यूज़ मी। तो उन नशिस्तों को बढ़ाने के लिए जितने भी कवानीन चेंज किए गए, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम इसको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। और फिर बाद में बिल्कुल जब ये इलेक्शंस होने वाले थे तो वफाकी हुकूमत ने भी ये कहा कि हम इसके हक़ में कुछ है नहीं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको पोस्टपोन कर दिया। तो इसके खिलाफ जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। जब वो गए तो उनकी पटिशन्स को सुना गया, और उनकी पटिशन्स को सुनने के बाद कल 30 दिसंबर को सिंगल बेंच में जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने यह फैसला सुनाया शाम 5 बजे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक कल यानी आज का जो दिन है 31 दिसंबर 2022 को इलेक्शन करवाएगा। अब ये बड़ी ही प्रिकेरियस किस्म की सिचुएशन थी, क्योंकि इतने कम वक्त के अंदर कैसे ये सब कुछ हुआ जा सकता था। कल की प्रोसीडिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब ये पूछा गया कि ये डेट आगे क्यों की गई थी, तो उनका ये कहना था कि जो क्रिसमस की छुट्टियां हैं उनको देखकर हमने ये डेट आगे की थी। बहरहाल इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। दोनों अतराफ से पीटीआई का ये इल्ज़ाम था कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। कुछ ऐसी बात जमात इस्लामी वाले भी कर रहे थे। अब रात में हुआ कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले तो इजलास हुआ, हंगामी इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और तकरीबन रात के 9 बजे तक का जो एलामिया था और जो इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आ रही थी वो ये थी कि हमें अभी तक कोई भी हुक्म मौसूल नहीं हुआ इस्लामाबाद में कल इलेक्शन करवाने के हवाले से। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वजीर हैं दाखिला के, उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते। जब उनसे पूछा गया कि ये इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा सकते, तो उन्होंने कहा एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन मैं आपके सामने कुछ स्टेटिस्टिक्स रखता हूँ, और उसके बाद राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। स्टेटिस्टिक्स कुछ इस तरीके के हैं कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 14,000 पोलिंग स्टाफ जो अमला है उसका तैनात होना बनता था, और ये एक्टिविटी स्टार्ट होनी थी अगर आज के दिन यानी कि 31 दिसंबर को इलेक्शन होना थे तो 23 दिसंबर से ये एक्टिविटीज़ जो इलेक्शन की हैं वो स्टार्ट होनी थी। उसके अलावा जो पोलिंग स्टेशंस की जो तादाद है वो 1039 है, 1039। याद रखिए कि 3088 पोलिंग बूथ्स जो हैं वो भी इस्लामाबाद के अंदर उनको मेंटेन करना था, और ये जो एक्टिविटी थी ये 23 से लेकर 31 दिसंबर तक होना थी। अब जबकि ये एक्टिविटी हुई ही नहीं तो किस तरीके से मुमकिन था कि एक दिन के अंदर ये इलेक्शन करवाए जाए। और यही कहा जो वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने कि एक दिन के अंदर के नोटिस के ऊपर जो है ये बात नहीं करनी चाहिए थी अदालत को। उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कुछ ऐसे ही कहा कि अदालत को इस किस्म का फैसला नहीं देना चाहिए था, ये जानते हुए कि 24 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर, क्योंकि जब ये फैसला आया तो शाम के 5 बज चुके थे, और इलेक्शन टाइम को अगर देखा जाए तो तकरीबन 14 से 15 घंटे के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद इस्लामाबाद के अंदर बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवामिल कार फरमात है। सबसे पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद के अंदर हालिया दहशतगर्दी की लहर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक खुदकश धमाका भी हो चुका है। फिर उसके बाद पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद के अंदर रेड अलर्ट जारी है, और रेड अलर्ट इस वजह से जारी है कि न्यू ईयर्स के मौका के ऊपर इस्लामाबाद के जो मेन मकामात हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी का खदशा है। तो इन चीज़ों को बेसिस बनाकर हुकूमत ने यह कहा कि हम अभी फ़िलहाल एक दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन अगर अदालत दोबारा से इस चीज़ को कंसिडर करे तो जो भी नेक्स्ट डेट फाइनलाइज होगी उसके ऊपर इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। अब इसमें हुआ कुछ इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट दोनों ने अलग-अलग अपनी अपनी जो है कैपेसिटी के अंदर जो है पिटिशंस, इंट्रा कोर्ट पिटिशंस जो है अपील्स वो दायर की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ। अभी तक उनके ऊपर डायरी नंबर तो लगाया
है, लेकिन उनकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। देखते हैं कि इनकी डेट क्या फिक्स होती है और उसके ऊपर जब जो बेंच बनता है वो इसकी हियरिंग जो है वो बहुत जल्द करता है, देर से करता है, इसकी हियरिंग ज़्यादा दिनों तक चलती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं साल 2023 का जनवरी का महीना है और पहला जो हफ्ता है उसके अंदर ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। अब इस सिलसिले में 2-3 चीज़ें हमारे सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो उनके पोलिंग जो स्टाफ है वो आज सारा दिन जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन होने थे वहाँ पर मौजूद रहा। और जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, असद उमर साहब भी शामिल हैं। ये तमाम जो है वो तस्वीर भी शेयर करते रहे कि किस तरीके से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हमारा स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना ही वहाँ पर मौजूद है, ना ही वहाँ पर उनका अमला मौजूद है। और इमरान खान साहब जो हैं, ज़ाहिर सी बात है चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे मौके को तो बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते। तो जनाब ये फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से, ये उन्होंने ट्वीट किया, दोबारा से ये शो किया है कि वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है पीडीएम की, वो इसकी बी टीम है। खान साहब जो है बड़े आड़े हाथों लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। वो कहते हैं कि हम तो इनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, इनको जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि अच्छा आदमी है और इनको लगा लें। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जो खान साहब ने एक नैरेटिव बनाने के लिए पिछले 8 माह में कही हैं। और अभी फ़िलहाल जो इस सारी की सारी सिचुएशन का अहवाल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी, ख़ास तौर पर ये लोकल बॉडी के इलेक्शंस को लेकर, इसके अंदर जो पीटीआई वाले हैं उनकी बहुत ज़्यादा तैयारी नज़र आ रही थी। जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंप्स लगाए हुए थे, लोगों को वो अप्रोच कर रहे थे और उसके अलावा जो बैनर्स आवेज़ा किए जा रहे थे, सड़कों को सजाया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी की तरफ से ये जो जोश व खरोश है वो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। दाल में मुझे उस वक्त भी कुछ काला नज़र आ रहा था। आज से 2 दिन पहले जो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, वहाँ भी कुछ इसी किस्म की बातें चल रही थी और मुझे लग रहा था कि ये जो इतनी ज़्यादा आराम से ये सब लोग बैठे हुए हैं, या तो इन लोगों को किसी न किसी किस्म की श्योरिटी है या फिर कोई और बात है। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि मामलात किस तरीके से होते हैं। लेकिन फ़िलहाल वफाकी हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज, यानी जो कोर्ट का ऑर्डर था 31 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को मुनक्किद करवाने का, वो पूरा नहीं हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके खिलाफ अली नवाज़ अवान जो इस्लामाबाद से एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक पिटीशन दायर की और उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसके ऊपर लगती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। देखते हैं कि इसके ऊपर अदालत जो है वो क्या नोटिस लेती है नेक्स्ट वीक के अंदर, जो अगले साल का पहला हफ्ता होगा। अब मैं जिस चीज़ के ऊपर मूव कर रहा हूँ, मैं आपके साथ यहाँ पर एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ देखिए। और मैं आज सारा दिन इस चीज़ के ऊपर सोचता भी रहा। शर्म का मकाम है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो समझते हैं, जो कहते हैं, जो इस बात को आकर हम सब लोगों के सामने कहते हैं कि हम लीडर्स हैं और हम इस मुल्क को लेकर तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीर है जी इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम की। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जिना स्टेडियम है। ये जिना स्टेडियम मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है और इसको मुख्तलिफ जो गैदरिंग्स होती हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 35,000 के करीब है। और आज इस्लामाबाद पुलिस की 1667 यानी कि 1667 कांस्टेबल की जो पोस्ट्स हैं उसके लिए रिटन इम्तिहान के लिए जो है बुलाया गया था लोगों को। और ये तस्वीर जो है ये हमारे जो मुल्की हालात हैं ये उसकी अक्कास है। तकरीबन 32,000 यानी कि जैम पैक था ये स्टेडियम और 32,000 लोग रिटन इम्तिहान देने के लिए जिना स्टेडियम पहुंचे हैं। ये एक तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह और उनकी जो पॉलिसियाँ उनके ऊपर, जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए बड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। इसके अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं वो शामिल हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का दौर हो 13 से 18 का, 18 से लेकर 2022 के स्टार्ट तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे पहले जितनी भी हुकूमतें हैं जो पाकिस्तान के जो यूथ है उससे रिलेटेड बात करती हैं। मैं इस वजह से इस चीज़ के ऊपर आज मुझे अफसोस भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा ऐसा है जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। इसको यूथ बल्ज कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया की जो यंग तरीन आबादियाँ उसमें शुमार होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर जो एक चीज़ जिसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर सैचुरेशन ऑफ वेल्थ है, यानी कि दौलत जो है वो चंद हाथों में है। इसी तरीके से जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, यानी जो आला तालीम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी एक सैचुरेटेड क्लास यानी कि एक ख़ास क्लास को मैसर है। उससे हो क्या रहा है कि जो हमारा जो नौजवान है उसके स्किल्स ही नहीं हो रहे। जब वो स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे तो हमारा मुल्क किस तरीके से तरक्की करेगा। जो एंटरप्रेन्योरशिप है यानी कि जो कारोबारी जहन की तरफ लेकर जाना है, आप इस चीज़ की मिसाल यूँ देख लीजिए कि भारत
हमारा हमसाया मुल्क है, हम उसको दुश्मन के तौर पर ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर उनकी इकोनॉमी को देखा जाए तो किस तरीके से उन्होंने 90 की दहाई के अंदर काम किया और ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसके ऊपर काम किया। आज आप देख सकते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भारत के अंदर अपने प्लांट्स लगा रही है। वहाँ पर छोटे लेवल के लोग भी जो हैं वो ऐसे ऐसे कारोबार करें और ऐसे ऐसे इनिशिएटिव सामने लेकर आ रहे हैं कि जिनसे ना सिर्फ उन नौजवानों को जो है मदद मिल रही है, बल्कि उनके मुल्क की इकोनॉमी को मदद मिल रही है, और जो मदद मिल रही है वो डॉलर्स में मिल रही है। एक और चीज़ जो इसके अंदर है, जिस तरह अभी देखा होगा, हम लोगों ने पिछले दौर में भी देखा था, उससे पहले भी देखा था, जिस तरह एक स्कीम थी कामयाब नौजवान स्कीम। मैं इसकी जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो भी आपके सामने पेश कर दूंगा, लेकिन बात करने की सिर्फ ये है कि कामयाब जो नौजवान स्कीम जो है इसको लॉन्च कर दिया गया और करोड़ों अरबों रुपए इसकी तशहीर के ऊपर लगा दिए गए। लेकिन कोई भी नौजवान जिसके पास ग्रेजुएशन यानी वो ग्रेजुएट है या मास्टर्स की कोई डिग्री है, जब वो बैंक जाता है तो बैंक वो श्योरिटीज मांगते हैं जो वो दे ही नहीं सकता। अगर आप अपॉर्चुनिटीज देंगे ही नहीं तो कोई एंटरप्रेन्योर किस तरीके से कारोबार करेगा? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से परवान चढ़ेंगी? यानी यहां पर एक ही जो कारोबारी है, जो बड़ा कारोबारी है, जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो लेट्स से कि वो ऑयल एंड गैस के अंदर है, तो साथ ही साथ वो फूड सेक्टर के अंदर भी है, साथ ही साथ वो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी है। तो इससे स्क्वीज यानी कम होता जा रहा है वो स्पेस जिसके अंदर ये तमाम जो नौजवान हैं, अगर इनको स्किल दिया जाए, इनको मौके दिए जाएं, इनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, और थोड़ी सी इन लोगों के लिए जो है जो सरकार है वो ऐसी फैसिलिटीज दे। मैंने बैंक्स की बात की, और बहुत कुछ हो सकता है प्राइवेट तौर पर। जिस तरह आप देखें बांग्लादेश के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर डॉक्टर यूनुस ने काम किया, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूर दराज के इलाकों और ख़ासतौर पर औरतों को एम्पावर किया गया। पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ इदारे काम कर रहे हैं जिनमें से अखवत एक ऐसा इदारा है जो स्मॉल बिजनेसेस में हेल्प करता है। लेकिन अगर सरकारी सतह पर देखा जाए, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये सरकारी सरपरस्ती के अंदर अगर हों तो ही पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सकता है और पाकिस्तान की यूथ के मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरी तरफ मेरा अपने तमाम तर नौजवान और अपने भाइयों, छोटे भाइयों, बहनों और बच्चों से एक ही मेरा मैसेज है कि आप तालीम ज़रूर हासिल कीजिए, लेकिन अपने स्किल, किसी न किसी एक स्किल के ऊपर ज़रूर जोर दीजिए। वो कुछ भी हो सकता है। और मेरे वालिदैन को भी ये रिक्वेस्ट है कि वो तमाम तर जो बच्चे जो लर्निंग के फेज़ के अंदर है, आप उनके स्किल्स को पॉलिश करने के लिए उनकी मदद कीजिए, ना कि आप उनको सिर्फ जो ख़ास रोल्स हमारी सोसाइटी के हैं, देखिए कितने डॉक्टर बना लेंगे, कितने इंजीनियर्स बना लेंगे, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नहीं, अस्पताल ही नहीं बनेंगे, या नई जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में नहीं आएगी, तो वो डॉक्टर, वो इंजीनियर कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करेंगे? आपके सामने डाटा मौजूद है कि पाकिस्तान में पिछले 8 माह के अंदर 7.5 लाख पढ़े लिखे लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा है। ये ब्रेन ड्रेन है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि हमारे करंट जो सियासतदान हैं या सियासी पार्टियां हैं, इनका किसी किस्म का कोई जो है फोकस है। लेकिन अल्लाह करे कि वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अगर अवाम और लोग जो हैं इनसे तंग अगर एक दफ़ा आ गए तो फिर ये चीज़ किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएगी। उसके अलावा जी, आज साल का चूंकि आखिरी दिन है, 2022 ख़त्म हो रहा है। 2022 बहुत ही इवेंटफुल साल था। पाकिस्तान के अंदर हालात ज़्यादातर अप एंड डाउन रहते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं इसके पीछे। हमारे मुल्क के अंदर बैरूनी जो अनासर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा हमारे मुल्क की अपनी जो हालात हैं वो बड़े वॉलाटाइल रहते हैं। मैं आपके सामने कुछ चंद इवेंट्स हैं जो इस साल भर के हैं। मैं सारों को तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो मेजर इवेंट्स इस साल में हुए, यानी 8 जनवरी साल का आगाज़ जो है वो बड़ी ही अंदोहनाक किस्म की एक इंसिडेंट से हुआ, जब मरी की स्नोफॉल के अंदर जो सयाह हैं उनकी डेथ हुई थी। 23 सयाह जो है उनकी डेथ हुई थी और इसका नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी लिया था। उसके अलावा 27 जनवरी 2022 को पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका इनेकाद हुआ था। फिर उसके बाद 2 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पर सूबा सिंध के अंदर जो है वो एक डिजीज़, जानवरों की बीमारी जो है वो पाई गई थी। लंपी स्किन डिजीज़ इसका नाम है। और फिर आप देखते जाइए कि फरवरी के आखिर में जाकर, तकरीबन 20 फरवरी को जाकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी है उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था उस वक्त की हुकूमत इमरान खान साहब की के खिलाफ, क्योंकि महंगाई थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के खिलाफ। फिर बहुत ही इवेंटफुल महीना आ गया, यानी कि मार्च का महीना, और 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश की गई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा इस पर जो है डिले हुआ, टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए, और देखिए कि किस तरीके से जो है वो 18 मार्च को, क्योंकि सिंध हाउस का बड़ा नाम लिया जाता है कि जी तमाम वोट्स जो हैं वो खरीदे गए, लोगों को वहाँ ठहराया गया। तो बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं और वो जो लोग हैं, उन्होंने 18 मार्च को सिंध हाउस के ऊपर धावा बोल दिया, और वो एक सारा सीन जो क्रिएट हुआ हम सब लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से याद है। 3 अप्रैल को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कुछ इस तरीके से आया कि हम जानते हैं कि किस तरीके से हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर वोटिंग कराने से
इनकार कर दिया। फिर सदर साहब ने जो असम्बलियाँ तहलील करने वाली जो एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके ऊपर काम किया, और किस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गईं, और उन्होंने ना सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर और सदर के इकदाम को गैर आईनी करार दिया, बल्कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है फौरी तौर पर कराने के अहकाम दिए। और इसके नतीजे में 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाल दिया गया। और 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया, और 25 मई का महीना आ गया, जाहिर सी बात है अप्रैल में चूँकि अब खान साहब जा चुके थे, मोमेंटम बनाना चाहते थे, तो 25 मई को एक मार्च शुरू किया, आज़ादी मार्च उसका नाम दिया गया, आज़ादी मार्च 1 भी हम इसको कह सकते हैं। जून में जो 10 जून को जो है पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया गया। जब हम चलते हैं अगले महीनों में, तो अगस्त के अंदर जाहिर सी बात है कि 1 अगस्त को एक बड़ा ही अंदोनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो है बलूचिस्तान के अंदर वो गिर कर तबाह हुआ, जिसके अंदर कोर कमांडर बलूचिस्तान भी शहीद हुए। इसके ऊपर आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ ख़ास लोगों ने प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चलाया। फिर हम चलते हैं अगस्त के अंदर, तो देखते हैं कि 22 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक केस चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का, उसका फ़ैसला सुनाया, और उसके अंदर किस तरीके से वो तमाम तर तफसीलात बताई गई जो पैसे के लेन देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाहर के लोगों के साथ था, और सज़ाओं के बारे में भी कहा गया। फिर चलते हैं जी आगे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के सहाफ़ी एयरवाई के फॉर्मर एम्प्लॉई अरशद शरीफ जो कि केनिया में मौजूद थे, उनका बड़ा बेईमाना एक कत्ल कर दिया गया, और इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान में बड़ा अपरोर था। और आज भी ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, आज खुद नोटिस लिया, और अब इसके ऊपर एक जो है JIT बनी हुई है, और उसकी मीटिंग तकरीबन हर हफ्ते होती है। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट्स आते हैं। और 28 अक्टूबर को आज़ादी मार्च 2 इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था वो स्टार्ट हो गया, और उन्होंने जाहिर सी बात है फिर 3 नवंबर को जो है खान साहब के ऊपर हमला हो गया, दोबारा से उसको रिज्यूम किया गया। रावलपिंडी पहुंचने के ऊपर 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का अंदिया दिया। और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो है डेवलप होते हुए वो दिसंबर के महीने में आई। ये चूहे बिल्ली का एक खेल पाकिस्तानी सियासत का जारी है। दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला आने वाला साल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खुशियों से और हिफाजत से और खैर बरकत से भरपूर लेकर आए। आप अपना और अपने आसपास सबका ख्याल रखिएगा। मैं मज़ीद ख़बरों के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। फ़ी अमान अल्लाह।